1.1 का इंट्रो पार्ट कल बहुत अच्छे से समझा था कि एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन और आइडेंटिटी रिफ्लेक्स सब अच्छे से। पहला एग्जांपल देखते हैं, कह रहे हैं कि एक ऐसा सेट है जिसमें किसी भी स्कूल के सारे बॉयज़ हैं, मतलब एक ये बॉयज़ स्कूल है, यहाँ पे गर्ल्स कोई भी नहीं है। फिर एक रिलेशन दिया गया है कि और रिलेशन में हमेशा ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। अच्छा, ये ए और बी एलिमेंट्स हैं, बट अगर बात की जाए स्कूल की तो ये ए और बी क्या होंगे, बॉयज़ होंगे। सही बात है, क्योंकि इसका जो डोमेन है वो इसी से तो लिया जाएगा। तो कह रहे हैं ए कॉमा बी, मतलब एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है, ए बी से किस तरीके से रिलेटेड है। ए इज अ सिस्टर ऑफ बॉय, सब ना मैं इसको समझाना चाह रहा हूँ। लिखा है ए इज अ सिस्टर ऑफ बी। अब सब ना ए क्या है, सिस्टर है किसकी, बी की। तो पक्की बात है ए फीमेल हुआ, यस और नो, मतलब लड़की हुई। और साफ साफ बोला जा रहा है कि ये बॉय स्कूल है। तो भैया अगर ये बॉय स्कूल है तो इसमें लड़की कैसे आ सकती है। तो ये जो रिलेशन दिया गया, मतलब ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं होगा। तो ये गिवन रिलेशन क्या है, एम्प्टी रिलेशन है। यहाँ पे लिखना, ये एक ऐसी लाइन लिख कर आना और लिखना कि ए इज अ गर्ल बट अकॉर्डिंग टू रिलेशन no girls can be in the school। सही बात है ना, स्कूल में लड़कियां कैसे हो सकती हैं यार, हो ही नहीं सकती। सो रिलेशन इज एम्प्टी, डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं एम्प्टी हो गया। रिलेशन तो एग्जिस्ट करा बट उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसीलिए इस रिलेशन का नाम है एम्प्टी रिलेशन। डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब है कि ये है ही नहीं, बट इसका नाम दिया गया ना। सेकंड देखो, बड़ा ही बच्चों वाला है, कह रहे हैं कि द डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ ए एंड, मतलब ए और बी जो बॉयज़ हैं उनकी हाइट का डिफरेंस 3 मीटर से कम है। 3 मीटर का मतलब लगभग 9.5 फीट। अभी बात समझो, यहाँ पर जब हम रिलेशन फंक्शन पढ़ते हैं तो अपने बेफालतू वाले क्वेश्चन साइड में रखते हैं। जैसे क्या, अब आप कहोगे सर ये कह रहे हैं कि दो लड़कों की एज का डिफरेंस 9.5 फीट से हमेशा कम होगा, क्योंकि ये क्या है, यूनिवर्सल है। और कायदे में देखा जाए ये फैक्ट है, दुनिया के किन्हीं भी दो लोगों को लेके आ जाओ, उनकी एज के हाइट का डिफरेंस करो तो 9 फीट से कम ही आएगा। अब ये मत सोचना कि सर एक आदमी हुआ 20 फीट का और एक बच्चा है केवल 1 फीट का डिफरेंस करो सर 19 आ गया। तो ये बेफालतू वाले क्वेश्चन, 20 फीट कैसे पॉसिबल है, समझे ना। अभी तक का जो सबसे बड़ा आदमी माना गया है, जो जिसको गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड नाम है, 8 फुट और 2 इंच के आसपास है वो। तो हम खैर उस पर नहीं जाएंगे, बट हम यहाँ पे लिखेंगे ऑब्वियसली कि भैया उनकी जो एज क्यों आ रहा बार बार, हाइट का जो डिफरेंस है वो 3 मीटर कम होगा। तो लोगों इट इज अंडरस्टूड दैट द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी ऑलवेज लेस देन 3 मीटर, सो इट इज़ यूनिवर्सल। ये क्वेश्चन आते नहीं है देखो एग्जाम में, ये तो केवल आपके कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए एनसीईआरटी ने दिए हैं, ये क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं आया है। कंसेप्ट समझ गए ना कि यूनिवर्सल का मीनिंग क्या होगा कि इस पूरे स्कूल में से किन्हीं भी 2 बॉयज़ को निकालो, उनकी हाइट मेज़र करो और उनका डिफरेंस करो तो 9 फीट से कम आएगा या 3 मीटर कम आएगा। तो अंडरस्टूड है। क्वेश्चन तो अब स्टार्ट होता है इसके बाद के जो है, इसमें लिखना कुछ। अब देखिए, ये एक मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया जो आपको बोर्ड में रखे मिल जाते हैं। अब ये क्वेश्चंस स्टार्ट हो गए एग्जाम में आने वाले। कह रहा है कि प्रूव करो ये जो रिलेशन दिया गया है ये इक्विवेलेंस है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ये ट्रांजिटिव भी है। पहले मैं बिना लिखे, ये क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बस इसके जो लैंग्वेज है उसको मैं आज एक देसी तरीके से समझाऊंगा। बट आप ये सोचो इसका कंसेप्ट क्या है। कह रहे हैं कि लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, मतलब मैंने कहा ये एक प्लेन है, मतलब प्लेन कागज़ है, एरोप्लेन नहीं है। इस पर हर टाइप के ट्रायंगल, एक ट्रायंगल इक्विलैटरल हो गया, मैंने कहा ये आइसोसेलेस हो गया, ये स्केलन हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया और ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो। 6 टाइप के होते हैं, दुनिया के सारे ट्रायंगल यहाँ पे बने पड़े हैं। अब T1 T2 होंगे क्या, इन्हीं में से कोई 2 ट्रायंगल होंगे। तो मैंने आपको समझाने के लिए मैंने कहा ये है T1 और ये है T2,
और इनके बीच में रिलेशन दिया क्या है कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, मतलब T1 कॉन्ग्रुएंट है किसके, T2 के। मतलब क्या हुआ, क्लास 9th में चैप्टर 7 में हमने पढ़ा है, कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग है कि ये दोनों ट्रायंगल एकदम देखने हूबहू सेम है, सेम साइज और सेम शेप। अच्छा, ये हमको दिया गया। अब कह रहे हैं बताओ ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव। अब देखो रिफ्लेक्सिव था क्या, जल्दी से रिकॉल आपको हम करा दें, अभी तो केवल हम समझा रहे हैं, आपको लिखने का भी नहीं है। रिफ्लेक्सिव क्या था कि एक जैसे इसमें कोई एलिमेंट T है तो T, T होना चाहिए, यही तो था। 1 है तो 1, 1 होना चाहिए, इसीलिए मैंने कोई A लिया तो A, A होना चाहिए। अब एक बात समझना, अगर एलिमेंट T1, T2 है तो रिलेशन क्या है, T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2, यही तो है। अगर मैंने कहा A, A है तो क्या होगा, A कॉन्ग्रुएंट A, यस और नो। और कोई भी ट्रायंगल खुद का तो कॉन्ग्रुएंट होता ही है, यस और नो, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, आ जाओ सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक में क्या मैंने बताया था कि A, B उस रिलेशन में है तो B, A को चेक करो, तो B, A को चेक करो। अब एक बात समझना, अगर T1, T2 है तो रिलेशन ये है, अगर A, B है तो क्या रिलेशन ये नहीं होगा, A इज द कॉन्ग्रुएंट B। बताओ ना, समझो, इसको रिप्लेस करना सीखो। T1, T2 है तो T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। मैंने कहा अगर A, B होगा तो इसको बोलोगे क्या, A इज कॉन्ग्रुएंट टू B। ठीक है, तो इसका मीनिंग है ये कंडीशन गिवन होती है, कल बताया था इंट्रो पार्ट में। A B के क्या है, कॉन्ग्रुएंट, ये हमको पता है। तो यार क्या B A के कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, बिल्कुल होगा, तो ये सिमेट्रिक हो गया। आ जाओ ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव में क्या होता था, दो कंडीशन गिवन होती थी कि A, B होना चाहिए उस और B, तब हम चेक करेंगे क्या A, C है। अब देखो, अगर A, B गिवन है इसका मतलब A कॉन्ग्रुएंट B, और B, C है तो B कॉन्ग्रुएंट C। A है B के बराबर, B है C के बराबर, तो क्या A C के बराबर नहीं होगा, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। और कोई रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है तो वो इक्विवेलेंस होता है। तो यही प्रूफ करना था। बट यार ये मैंने आपको ना समझा दिया, आप तो वहाँ टीचर को समझाने नहीं जाओगे, आपको लिख के आना पड़ेगा। और एनसीईआरटी में इसकी जो आप समझाने का एग्जाम्पल में तरीका देखेंगे वो बड़ा इंटेलेक्चुअल है, मतलब बड़ा ही टीचर्स के लिए तो ठीक है, उसकी लैंग्वेज है बहुत टफ है तो हमें याद तो करना नहीं है, तो इसलिए मैंने बड़ा ही इसका देसी तरीका मतलब आपके लिए तैयार किया है। हर साल वही बताते, इससे क्या होता है आपको समझ में भी आएगा और रटना नहीं पड़ेगा। तो देखो बहुत ही प्यारा मेथड है, देखना। तो अब हम जाते सीधे इसके आंसर पे। फॉर रिफ्लेक्सिव हमको क्या बताना है, रिफ्लेक्सिव। और ये बड़ा सिंपल मेथड और टीचर भी बड़े खुश हो जाएंगे, देखना भी क्यों। फॉर रिफ्लेक्सिव अब हमको चेक करना है, तो पहले उनको बताओ कि रिफ्लेक्सिव के बारे में आपको पता। तो आप बोलेंगे इफ़, अगर ए कोई एलिमेंट है, कोई भी एक एलिमेंट है, अगर उस सेट में, सेट का नाम क्या, टी, अगर कोई भी एक एलिमेंट उस सेट में है तो फिर चेक करो क्या A, उस रिलेशन में है। अगर ऐसा है तो वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। यही तो पढ़ा था, जैसे समझाऊं मैं क्या, एक सेट है मान लो 1 2 3, ये रिफ्लेक्सिव कब होता है रिलेशन में, जब 1, 1 2, 2 और 3, तो अगर मैं कहूँ A क्या एक एलिमेंट है, मान लो वो 1 है, अगर 1 इस सेट में है तो 1, 1 उस रिलेशन में होना चाहिए। तो 1 को हटा के मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्म ले ली A। अगर A उस सेट में, सेट का नाम T था तो मैंने T लिख दिया, तो A, उस रिलेशन में होना चाहिए। यही तो होता है रिफ्लेक्सिव। तो पहले आप टीचर को बताओगे हाँ भैया हमें रिफ्लेक्सिव का मीनिंग पता है, ठीक है। अच्छा, अब हमको ये चेक करना है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे लेट, आपने बता दिया कि ए टी में बिलोंग करता है। अब देखो, अब यहाँ से सारे बच्चे समझेंगे, T1, T2 है तो रिलेशन ये है, समझना। तो A, के लिए रिलेशन क्या होगा, चलो मैं इसको ऐसा ना को, इस पूरे को हटा के क्या मैं कॉन्ग्रुएंट वाला साइन लगा सकता हूँ, आप भी बोर्ड में लगा के आ सकते हो। तो A कॉन्ग्रुएंट A, विच इज ऑलवेज ट्रू, विच इज ऑलवेज ट्रू, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। क्या चमका, बस। अब आ जाइए फॉर सिमेट्रिक। अब उनको बताओ कि आपको सिमेट्रिक के बारे में पता है या फिर नहीं पता, उनको बताओ। फॉर सिमेट्रिक इसमें क्या होता था, एक ऑर्डर्ड पेयर गिवन होता था। इफ A, B अगर उस रिलेशन में है तो हम चेक करेंगे, अगर यार हमको B, A भी मिल गया उसी रिलेशन में तो फिर ये क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। यस और नो,
तो बस अब आपको यहाँ पे बताना ये पड़ेगा कि ए और बी हैं क्या। तो आप बोलो लेट ए एंड बी एलिमेंट से किस में बिलोंग करते हैं, उस सेट टी में, सच दैट, सच किस तरीके से कि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है उस रिलेशन, यस और नो। अच्छा, अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है तो हम क्या ये लिख सकते हैं सच दैट ए कॉन्ग्रुएंट बी, लिख सकते हैं। अगर ए जो है वो बी के बराबर है तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं बी कॉन्ग्रुएंट ए, लिख सकते हैं। और बी कॉन्ग्रुएंट देखो क्या बी कॉमा ए लिख सकते हैं, समझो समझो इस चीज को। देखो ए कॉमा बी का मतलब ये होगा ए कॉन्ग्रुएंट बी, ये तो गिवन है, और ए बराबर बी के या बी बराबर ए के, एक ही तो बात है। तो क्या हम इसको बी कॉमा ए लिख सकते हैं, सो बी कॉमा ए, सो बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन आर, सो इट इज सिमेट्रिक। कहीं पर भी ये देखो, ये बहुत ही जनरल इंग्लिश में आपको लिख के दिखा रहा हूँ। एनसीईआरटी भैया देखो बहुत स्टैंडर्ड है, वो ना हम याद कर पाएंगे और ना हम ज़्यादा समझ पाएंगे। इसीलिए पहले टीचर को बताओ कि ये हो गया, हमको पता है कि रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है, हमको पता है सिमेट्रिक का मतलब क्या। टीचर इतना ही देख के खुश हो जाएगा कि हाँ बच्चे को बेसिक नॉलेज पता है। अब आ जाइए फॉर ट्रांजिटिव, और ऐसे ही ये सारे क्वेश्चन करने फॉर ट्रांजिटिव। इसमें क्या होता है, दो ऑर्डर्ड पेयर गिवन होते हैं। तीसरा चेक करते हैं, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर। फिर हम चेक करेंगे क्या ए कॉमा सी उस रिलेशन में है। अगर एक ए कॉमा सी उस रिलेशन में, तब वो क्या हो जाएगा जी, ट्रांजिटिव। तो चलिए जी आ जाओ भैया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इनको बताओ पहले कि लेट ए बी एंड सी बिलोंग्स टू सेट टी सच दैट किस तरीके से ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है उस रिलेशन में एंड बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है उस, अच्छा ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा ए कॉन्ग्रुएंट बी, और इसका मीनिंग क्या होगा बी कॉन्ग्रुएंट सी। ए कॉन्ग्रुएंट बी के, इसको तो इक्वेशन 1, इसको तो इक्वेशन 2। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ए कॉन्ग्रुएंट सी, सो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, सो इट इज ट्रांजिटिव। और अगर ये ट्रांजिटिव, सो इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, सो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। डाउट बता दो सर, ये डाउट होगा इसमें। देखो सबसे अच्छी चीज़ क्या है, टीचर समझ जाएगा, यही चीज़ देखेगा आपकी बस बुक कि हाँ बच्चे को ट्रांजिटिव का मीनिंग बहुत अच्छे से पता है, सिमेट्रिक का पता है, रिफ्लेक्सिव का, बाकी तो सब बकवासगिरी। ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे तुमको, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। और ये 4 नंबर के रखे आए हैं कुछ, रख के। ये थोड़ा सा थ्योरी वाला है लेकिन है बहुत सिंपल भाई साहब, बहुत सिंपल है। सिमेट्रिक में एक ऑर्डर्ड पेयर गिवन होता है, दूसरा चेक करते हैं। ट्रांजिटिव में 2 ऑर्डर्ड पेयर गिवन होते, तीसरा चेक करते हैं। इसमें एक एलिमेंट है तो उसी आपस का एक रिलेशन में चेक करते हैं। बस यही तो हमने कल पढ़ा था इंट्रो पार्ट में। डाउट बताओ, और यही आपकी स्टैंडर्ड लैंग्वेज होनी चाहिए। आप बोर्ड में यही करके आएंगे, कुछ ज़्यादा फालतू नहीं, सिंपल सी लैंग्वेज लिख के आएंगे, ठीक है। चलो जी, चलिए जी। अच्छा अब देखो एक चीज़ और बताएं, इस पूरे चैप्टर ध्यान रखना, इस पूरे चैप्टर में नहीं, मैथ्स में ऐसा होता है, अगर हमसे ये बोला गया कि ये प्रूव करो कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का मतलब फॉर्मूला दिया कि ये गलत है। आपसे सपोज किसी ने ये दे दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और आपसे कहा प्रूव करो कि ये गलत है, गलत प्रूव करना है। तो आपको केवल एक एग्जाम्पल के थ्रू आप मतलब बता सकते हैं। जैसे आपने कहा कि a की जगह रखा 2 और b की जगह रखा 3 आपने, ठीक है, इधर भी रखो, क्लियर है। तो 3 2 5 25 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 3 6 दूनी 12, तो 25 के बराबर नहीं आ रहा है, हो गया प्रूफ कि ये फॉर्मूला गलत है। बट अगर ये बोला जाए कि ये फॉर्मूला सही है, ये प्रूफ करो, तब आप एग्जाम्पल नहीं दे सकते, तब आप एग्जाम्पल नहीं दे सकते। मतलब क्या है, तब आपको बाकायदा प्रॉपर वे से प्रूफ करना पड़ेगा। तो मैथ्स में मैंने ऐसा इसलिए बताया, ये आपके सामने एक रिलेशन है और कहा है कि प्रूफ करो कि ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है। प्रूफ करना है आपको ये प्रूफ करना है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो एक एग्जांपल देके बता देना। प्रूफ करना है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो एक एग्जांपल देके बता देना। सिमेट्रिक प्रूफ करना है सिमेट्रिक, तो बाकायदा प्रॉपर वे में लिख के आएंगे, क्या जमगा। तो ये कर सकते, ऐसा नहीं है कि हर बार आप उसी लैंग्वेज में लिखो। तो देखो
अब कह रहे हैं कि L1 L2 क्या लाइन्स है किसी प्लेन पर, और इनके बीच में जैसे मैंने कहा ये एक प्लेन है, इसमें कई सारी लाइन, ये लाइन, ऐसी लाइन, ये सब हर टाइप की लाइन है, तो मैंने इसको L1 और इसको L2 ले लिया। ये ऐसी मतलब इनमें कई सारी लाइन्स होंगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स होंगी, हमने उन लाइन को लिया जो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। वैसे सपोज मैंने कहा एक लाइन ये L1 है, ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर मान लो। चलिए तो अब चेक करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं। अब एक बात समझना, अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि यार एक ही लाइन है ये L1, तो अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, L1 कॉमा L1। तो क्या कोई भी लाइन अपने परपेंडिकुलर कैसे हो सकती है, कोई भी लाइन अपने परपेंडिकुलर कैसे हो सकती है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि फॉर रिफ्लेक्सिव, चलो थोड़ा बहुत लिख के बता देते हैं, फॉर रिफ्लेक्सिव क्या था वो आप बता दो कि अगर A बिलोंग करता, सेट का नाम क्या दिया, L दिया था, चलो L ले लेते हैं, तो A कॉमा A उस रिलेशन में होना चाहिए, बट आप लिखेंगे कि A नेवर परपेंडिकुलर A कभी भी A पे परपेंडिकुलर कैसे हो सकता है, तो A कॉमा A डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या जमगा, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। चलो जी फॉर, अब आपको समझा देते हैं लिखने से पहले। मैंने कहा ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। L1 L2 के क्या है, परपेंडिकुलर। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि L2 L1 के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा इनको बता दो कि मैं नहीं चाहता इसमें एक नंबर भी तुम्हारा कटे। फॉर सिमेट्रिक पहले आप उनको बताओ कि यार हमको आता है ये क्या, इफ़ A कॉमा B ले लो, अगर बिलोंग करते हैं उस रिलेशन R में तो B कॉमा A चेक करो, अगर वो भी करता है तो पक्की बात है। हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ A परपेंडिकुलर B, सो B ऑल्सो परपेंडिकुलर A। यस और नो, A B के क्या है, परपेंडिकुलर, तो B A के क्या होगा, परपेंडिकुलर, सो B कॉमा A ऑल्सो बिलोंग्स टू R, सो इट इज सिमेट्रिक। अब आ जाओ ट्रांजिटिव पे, पहले समझा दें आपको ट्रांजिटिव में क्या होता था। फॉर ट्रांजिटिव, अच्छा रेनू समझ आ रहा है, जो लोगों ने हुआ बना रखा इस चैप्टर का, थ्योरी वाला चैप्टर है, थ्योरी मानते, बट आप डाउट बताइए, आप डाउट क्या, सिंपल है यार ये तो। फॉर ट्रांजिटिव क्या होता था, अगर A कॉमा B बिलोंग कर रहा है उस रिलेशन में एंड B कॉमा C बिलोंग कर रहा है उस रिलेशन में, तो A कॉमा C भी बिलोंग करना चाहिए उस रिलेशन। अब समझना, A B के परपेंडिकुलर है, A है, ये B के क्या है, और B C के क्या है, परपेंडिकुलर। समझना, यही तो हुआ। तो क्या A C के परपेंडिकुलर हो सकती, नहीं, पैरेलल होगी ये, तो समझो ना, A B के क्या है, परपेंडिकुलर, B C के क्या है, परपेंडिकुलर, तो A और C तो आपस में पैरेलल होगी, परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये डायग्राम भी आप बना के आएंगे तो इसका बड़ा अच्छा इंप्रेशन जाएगा। एंगल 90, ये A दे दो, ये B दे दो और ये C दे दो। तो आप लिखना इफ़ A परपेंडिकुलर B एंड B परपेंडिकुलर C बट A पैरेलल टू C, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पे लिखेंगे A कॉमा C डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन R। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो एक सेट है 1 2 3, इनके एलिमेंट्स को लेके रिलेशन बनाएगा, ये रहा, कह रहे प्रूफ करो कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं। अब एक बात देखना, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3, तो इतना झमेला लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर सेट में 1 2 3 है तो रिलेशन में केवल ये होना चाहिए 1 1 2 2 और 3 3 होने चाहिए, तो वो रिफ्लेक्सिव है। और ये हैं तो हम कैसे लिखेंगे, 1 1 बिलोंग्स टू R, 2 2 बिलोंग्स टू R एंड 3 3 बिलोंग्स टू R, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। अब ये झमेला नहीं दिखाएंगे उनको, क्योंकि ये हमको प्रूफ करना है जब हमको कुछ भी एलिमेंट पता ही नहीं है, लिमिट नहीं दे, वहाँ तो लिमिट है। अब आ जाओ सिमेट्रिक के लिए। अब एक बात देखना, सिमेट्रिक के लिए 1 2 यहाँ पे है, क्या 2 1 कहीं पर है, नहीं है, तो हम लिखेंगे 1 2 बिलोंग कर रहा है सेट R में, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन R, सो इट इज नॉट, ऐसे लिख के आएंगे, सो इट इज नॉट
सिमेट्रिक। अब आ जाओ 1,2 खत्म किस पे हो रहा है, स्टार्ट किससे हो रहा है, तो क्या 1,3 होना चाहिए, लेकिन 1,3 नहीं है। हम लिखेंगे 1,2 बिलोंग्स टू रिलेशन आर एंड 2,3 बिलोंग्स टू रिलेशन आर, बट 1,3 डज नॉट रिलेशन आर, सो इट इज नॉट, सो इट इज पॉसिबल नहीं यार, इट इज नॉट ट्रांजिटिव, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर है, बस इंट्रो पार्ट विशेष देख लेना। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। कहते हैं सो दैट द रिलेशन आर, एक रिलेशन आ रहा है इन द सेट z, z मतलब इंटीजर में। तो रिलेशन क्या है कि कोई भी दो नंबर a और b इंटीजर में से लिए और ऐसे नंबर लिए हैं कि जिनमें अगर उनका माइनस करें तो 2 उनको डिवाइड कर दे, तो 2 डिवाइड्स a माइनस b। तो एक बार ये प्रूफ करना है कि ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं, मीनिंग समझते हैं। देखो लिखना तो इस चैप्टर में बहुत सिंपल है, समझ इसका मीनिंग। कह रहे इस रिलेशन में ऐसे ऐसे हमने लिए हैं कि जिनमें a और b को माइनस करें और 2 से डिवाइड चला। जैसे मैंने a को ले लिया 4 और मैंने b को ले लिया 2, तो देखो 4 माइनस 2 में 2 से डिवाइड जा रहा है, आंसर 1 आ रहा है, मतलब 4,2 हो गए। तो r मतलब रिलेशन r में इंटीजर तो इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर होते हैं। हमको ऐसे ही लेने हैं जिनका माइनस करें उसमें 2 का डिवाइड चला जाए। यहाँ पे ना 2,4 भी आएगा डियर, ऐसा मत समझना कि 4,2, अरे भैया 2 माइनस 4 अपॉन 2, देखो आंसर -1 आ गया। माइनस प्लस की बात नहीं हो रही, यहाँ पे डिवाइड पूरा पूरा चला जाए, ये बात हो रही है। तो चलिए देखते हैं रिफ्लेक्सिव की वही कंडीशन अपने यार रटी हुई हम लोगों ने खूब लिखी दबा के, तो देखते हैं उसको अच्छे से। कहते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या थी, अगर कोई भी हमारा एक एलिमेंट है a जो कि उस सेट में है तो a, उस रिलेशन में होना चाहिए। तो चलिए भैया अब देखो a, अगर बात करते हैं a, की समझना यार यहाँ से, अगर a, b है तो 2 डिवाइड्स a माइनस b, अगर a, है तो 2 डिवाइड्स a माइनस a और a माइनस a बोले तो 0, 2 डिवाइड्स 0, इसको ऐसे ही तो लिखेंगे। तो किसी भी नंबर में मतलब 0 है ना, 0 से किसी भी नंबर पे डिवाइड करो पूरा पूरा जाता है, आंसर क्या आता है 0। तो 2 डिवाइड 0 विच इज ट्रू, सो इट इज रिफ्लेक्सिव, सो इट इज। अब समझना बात को ध्यान से, 0 में यार किसी नंबर से डिवाइड करो आंसर 0 आएगा, बट 0 को छोड़ के 0/0 को छोड़ के ये सब नहीं आता। और 1/0 ये सब पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में कि ये भी ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये रिफ्लेक्सिव तो है, सही बात है। चलिए आगे फॉर सिमेट्रिक, इसमें क्या होता था कि अगर मैंने आपसे बोला इफ a, b कोई एक ऑर्डर्ड पेयर है और उस रिलेशन में है तो भाई साहब b, a भी उसमें होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, लिखने का इसमें ज़्यादा कंसेप्ट सिंपल है। यहाँ पे लिखो, हमको पता है लेट a, b बिलोंग्स टू सेट z सच दैट, किस तरीके से बिलोंग करते हैं कि a, b उस रिलेशन में है, ऐसा हम लेट कर लेते हैं। देखो यार सिमेट्रिक में एक ऑर्डर पे लेट करके चलते हैं, दूसरा उसका उल्टा देखते हैं हम लोग। तो a, b है, मतलब क्या हुआ 2 डिवाइड्स a माइनस बी, ऐसा हमको पता है, ये फैक्ट है। एक बात सुनो, अगर 2 डिवाइड a माइनस बी को करा तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड्स b माइनस a। अब समझना ध्यान से, क्या हम a माइनस बी को ये लिख सकते हैं, देखना माइनस के अंदर एंट्री हुई, माइनस का भी और प्लस का रहा तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा ना, a माइनस बी लिखो या माइनस बी माइनस ए लिखो। तो 2 डिवाइड्स अगर a माइनस बी को करता है तो 2b माइनस ए को भी तो डिवाइड करेगा, यस और नो। नहीं देखो समझो, मैंने आपसे कहा कि 2 माइनस 4 में 2 से डिवाइड जा रहा है, तो भाई साहब 4 माइनस 2 में भी तो 2 से डिवाइड जाएगा, यस और नो। तो फाइनली हम लिखेंगे ये हमने लिख ही दिया कि 2 डिवाइड्स माइनस बी, और माइनस का तो यार कोई मीनिंग नहीं है ना माइनस, तो हम यहाँ लिखें सो b, a
ऑल्सो बिलोंग्स रिलेशन आर। अब माइनस देखो, अगर a माइनस बी को 2 में डिवाइड जा रहा है तो 2b माइनस ए को भी डिवाइड करेगा। अगली लाइन में माइनस हटाना चाहो हटा भी सकते हो, क्यों, हमें यहाँ पे माइनस पर नहीं देखना है। अगर 4 माइनस 2 में 2 से डिवाइड जा रहा है तो 2 माइनस 4 में भी 2 से डिवाइड जाएगा। कुछ भी लिख दो यार, बच्चों वाली बात है। तो सो b कॉमा a बिलोंग्स टू रिलेशन आर, सो इट इज सिमेट्रिक। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा। फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में 2 ऑर्डर्ड पेयर गिवन होते थे कि इफ a कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर and b comma c belongs to relation r, then we are going to check if a comma c is a part of a relation r, that we can say it is a transitive। तो चलिए यहाँ पे लिखें let a b c belongs to integer z such that, इस तरीके से है कि a comma b belongs to r and b comma c belongs to r। चलिए जी, एग्जाम्पल दे के आना चाहो तो एग्जाम्पल दे के आ सकते हो जिससे टीचर को अच्छा लगेगा देखना। अगर ए कॉमा बिलोंग कर रहा है तो समझना, ए कॉमा बिलोंग कर रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसका मीनिंग है 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, ठीक है। और बी कॉमा सी है बिलोंग्स टू, इसका मीनिंग क्या हुआ 2 डिवाइड्स बी माइनस सी। अब एक बात समझना, अगर 2 4 को भी डिवाइड कर रहा है और 2 8 को भी डिवाइड कर रहा है तो इनके सम को भी तो 2 डिवाइड करेगा, ऐसे इनके सम को भी तो 2 डिवाइड करेगा। अगर मैं बोलूँ ऐड कर तो इनको, तो हम ये लिखे 2 डिवाइड्स a माइनस बी प्लस कर दें इनको b माइनस सी, तो b से b कैंसिल हो गया, 2 डिवाइड्स a माइनस सी। मतलब क्या हुआ कि a कॉमा सी बिलोंग कर उस रिलेशन आर में, सो फंक्शन इज रिलेशन, सॉरी रिलेशन इज ट्रांजिटिव। रिलेशन क्या हो गया हमारा, ट्रांजिटिव होगा, सो इट इज इक्विवेलेंस, सो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कोई भी रिलेशन अगर हमारा ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, तो हम कह सकते हैं कि वो हमारा क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। बच्चों वाले क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 6। क्या होता है बच्चों, ये वाला पार्ट तो बच्चे फिर भी कर लेते हैं, लेकिन बाद में जो ये लैंग्वेज लिखी इसको तो बहुत से बच्चे समझ नहीं पाते, करने की तो बात ही दूर है, उसे छोड़ो। तो पहले जल्दी से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसके इस पर आते हैं। कहते हैं एक सेट है A 1 से लेकर 7 तक, रिलेशन क्या है कि ऑर्डर्ड पेयर A कॉमा B, और ऐसे होने चाहिए A और B, या तो भैया वो इवन हो, इधर इवन और ऑड, या तो ऑड हो या फिर वो दोनों ही इवन हो। ऐसे हमको रिलेशन लेने ए और बी के बीच। क्यों, देखो ए यहाँ ए और बी इवन भी हो सकते हैं, ऑड भी हो सकते हैं, बट ऑर्डर्ड पेयर की बात करें तो ऐसे ही ऑर्डर्ड पेयर लेने ए और बी दोनों एलिमेंट्स या तो इवन हो या फिर ऑड हो। तो चलिए जी, फॉर रिफ्लेक्सिव, जल्दी से वही रटी हुई लाइन है अपनी, जल्दी से करते। फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव इफ अगर ए बिलोंग करता है सेट ए में, तो a कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए जी उस रिलेशन में। अब एक बात समझो, अगर a उस एक सेट में बिलोंग करा, समझना ध्यान से, मैंने आपसे कहा कि a कॉमा ए बिलोंग करा उस आर में, इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर a कॉमा बी है तो यहाँ पे a एंड b है, लेकिन a कॉमा ए है तो क्या हो जाएगा, a एंड a आर ईदर इवन और ऑड। अब समझना जरा ध्यान से, अगर आपसे मैंने कहा कि ए ऑड है तो ए कॉमा ए पूरा ऑड होगा, अगर ए इवन है तो ये ए कॉमा ए पूरा क्या होगा, इवन होगा, विच इज ट्रू। इसमें लैंग्वेज ज़्यादा यार, विच इज ट्रू, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। चलो जी अब आ जाइए फॉर ट्रांजिटिव, सॉरी फॉर रिफ्लेक्सिव लेते हैं पहले, फॉर सिमेट्रिक यार। फॉर इसमें क्या होता है, एक ऑर्डर्ड पेयर गिवन होता है, लेट कर लेते हैं। इफ ए कॉमा बी बिलोंग कर उस रिलेशन आर में, दैट बी कॉमा ए अगर बिलोंग करता है उसमें, तब हम कहेंगे कि वो क्या हमारा जी सिमेट्रिक है। तो लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए सच दैट, हम तो वो लैंग्वेज लिख रहे हैं जो क्या बोर्ड में 100 मार्क्स दिलाएगी, और टीचर चेक करने वाला पूछेगा भी कहाँ से पढ़ के आए हो,
ठीक है। तो चलो जी, ए कॉमा बी बिलोंग करता है, ए कॉमा बी बिलोंग करता है मतलब क्या हुआ इसका कि ए एंड बी आर ईदर इवन और ऑड। अब समझना जरा, ए कॉमा बी या तो इसमें इवन है या फिर ऑड है, ऐसा गिवन है। तो अगर मैं आपसे समझाने के लिए, ए कॉमा बी मान लो इवन है, ठीक है, तो बी कॉमा ए भी तो इवन ही होगा। जैसे आपसे कहा 2,4, ये इवन है दोनों 2 और 4, तो यार 4 और 2 भी तो इवन होगा मेरे भाई। अगर मैं आपसे ए और बी ऑड है मतलब 1,3, तो 3,1 भी तो ऑड होगा। तो हम यहाँ पे लिखें ए एंड बी आर ईदर इवन और ऑड। समझना बात को ध्यान दे। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ बी एंड ए आर ऑल्सो ईदर इवन और ऑड। सो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर, सो इट इज सिमेट्रिक। चलो जी, फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव इसमें दो कंडीशन गिवन होती हैं। क्या? इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, दैट वी आर गोइंग टू चेक। इफ ए कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, सो इट इज ट्रांजिटिव। तो चलिए, अगर ए कॉमा बी है तो हम क्या लिखेंगे? ए एंड बी आर ईदर इवन और ऑड, और बी कॉमा सी भी गिवन है, बी एंड सी आर ईदर इवन और ऑड। अब देखना यहाँ से खेला शुरू होता है, हमको दिखाना है ए कॉमा। अब एक बात समझना मेरे भाई ध्यान से। अब मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूँ, अगर मैंने आपसे मतलब बोला समझाने के लिए ए कॉमा बी मान लो इवन है, आपको समझाने के लिए मैंने कहा 2,4 इवन है और बी कॉमा सी मैंने इवन ले लिया, तो ये क्या होगा 4,6 होगा, क्योंकि जहाँ पे खत्म हुआ वहीं से तो होगा। तो अगर मैं 2,4 इवन 4,6 इवन, तो 4 से 4 कट गया, 2,6 भी तो इवन, यस और नो? ठीक है। अगर ए कॉमा बी इवन है तो कंफर्म है कि बी कॉमा सी भी इवन ही होगा। बस इसको थोड़ी सी बात समझो, क्योंकि ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, खत्म किस पे हो रहा है? बी से। स्टार्ट किससे हो रहा है? बी से। अगर मैंने आपसे बोला कि ए और बी इवन है और तो बी तो इवन है, तो सी भी इवन ही तो होगा, क्योंकि हमको लेने ही रिलेशन ऐसे हैं या तो दोनों इवन या फिर दोनों ऑड। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि ए कॉमा बी इवन है तो कन्फर्म है बी कॉमा सी भी इवन होगा, ठीक है। और ए कॉमा बी अगर ऑड है तो कन्फर्म है बी कॉमा सी भी ऑड होगा। जैसे आपको समझाते हैं 1,3, अगला होगा 3,5, तो 1,5 भी क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा, कंफर्म है। सो ए कॉमा सी ऑल्सो ईदर इवन। देखो यार, इसमें ना समझाने का ज़्यादा मेरे भाई, तो समझो यार। देखो अब ये है कि हमारे सामने कैमरा है, बच्चे तो है नहीं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी आपके अंदर डाउट हो सकते हैं तो वो हम क्रिएट करें कि ए कॉमा बी अगर मैं आपको समझा रहा हूँ या तो इवन होगा या ऑड होगा। समझो, अगर ए कॉमा बी इवन है मतलब ए भी इवन है बी भी इवन है, तो कंफर्म है बी कॉमा सी भी तो इवन ही होगा ना, और दोनों ही इवन है तो पक्की बात है ए कॉमा सी भी इवन होगा। तो इस तरीके बस ये लैंग्वेज लिख के आनी है। सो इट इज ट्रांजिटिव। सो इट इज, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो हम उसको कहते हैं वो क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। चलिए, अब जो नीचे लैंग्वेज लिखी उसको देखो, जिससे बच्चे लोग समझ नहीं पाते हैं, कम बच्चे समझ पाते हैं। तो चल देखिए, ना हो के भी करीब तू हमेशा पास था, के सौ जुल्म भी देखती है तेरा रास्ता, जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया। देखना, कह रहे हैं कि समझना कि सो दैट द एलिमेंट ऑफ द सबसेट 1, 3, 5, 7, मतलब कहने का मतलब सारे ऑड हैं, आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड 2, 4, 6 आर ऑल्सो रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब ये जो सेट है हमारे पास 1, 3, 5, 7, कह रहे हैं इसके सारे सबसेट निकालो। चलो भैया, एक तो 5 हो गया, उससे मारो गोली, एक 1 हो गया, एक 3 हो गया, एक 5 हो गया, एक 7 हो गया,
एक 1,3 हो गया, एक 5,7 हो गया, ऐसे ही 7,3 हो गया। तो इनको तो ले नहीं सकते क्यों, ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। तो इसमें जितने भी देखो ऑर्डर्ड पेयर हैं 1 3 अगर ऑड है तो सारे ऑड ही होंगे, क्योंकि इसमें ही ऑड है सारे नंबर। तो इसके जितने भी सबसेट होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, ऑड होंगे। 2 4 6 में सारे नंबर इवन है, तो इनके जितने भी सबसेट होंगे ऑर्डर्ड पेयर जो भी होंगे वो सबके सब क्या होंगे, इवन होंगे। लेकिन कह रहे हैं कि 1 3 5 7 इसमें ऑड है और 2 4 6 ये सारे इवन है। कह रहे हैं अगर इनके आपस के सबसेट लिए जाएं तो वो कभी भी इस रिलेशन को फॉलो नहीं करते। और सही बात है, एक एलिमेंट उठाओ यहाँ से, एक एलिमेंट उठाओ यहाँ से, तो भैया एक ऑड है और एक इवन है, जबकि ये रिलेशन कहता है कि या तो सारे ऑड हों या फिर सारे इवन हो। तो लिखेंगे कहते समझाने का मैंने समझा दिया, लिखेंगे कैसे, द सबसेट ऑफ 1 3 5 7 contains all odd ordered pair and 2 4 6 also. So their subset follow the above relation, बट जो ये हैं 1 3 5 7 एंड 2 4 6 डू नॉट फॉलो द रिलेशन, डू नॉट फॉलो द गिवन रिलेशन। अब या तो ये लैंग्वेज लिख के आते, अगर आपको समझाना है तो आप लिख सकते हैं कि इनसे जो भी हमारे सबसेट बनेंगे उन हर किसी में ऑड नंबर होगा। एक एग्जांपल देके दिखा दो, इसमें एक इवन है, इसमें एक ऑड है, तो फॉलो नहीं करते। सारे एग्जांपल चेप दिए हमने, कोशिश पूरी की है बेस्ट देने की, हर कोई टीचर अपना बेस्ट देने की ही कोशिश करता है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो यार बता देना। वैसे ये चैप्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा लैंग्वेज तो है, तो टाइम टेकिंग भी है, बट मैं एक एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको।